एनवायरनमेंट का मतलब है अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास, वो सारी नेचुरल चीज़ें जो प्लैनेट अर्थ हमें देता है, और वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हम यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। इसमें दो तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक एलिमेंट्स में सारे लिविंग एलिमेंट्स आते हैं, जैसे बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, फिशरीज एट्सेट्रा। एबायोटिक एलिमेंट्स के एग्जांपल हैं हवा, पानी, लैंड, रॉक्स, सनलाइट एट्सेट्रा। बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स दोनों इंटर रिलेटेड हैं एंड दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। एनवायरनमेंट 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। फर्स्ट, एनवायरनमेंट हमें रिसोर्सेज देता है जो कि दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कम नहीं होते या ख़त्म नहीं होते हमारे यूज़ करने के बाद भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जंगल में पेड़ या ओशियंस में मछली। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि ख़त्म हो जाते हैं इस एनवायरनमेंट से हमारे यूज़ करने के बाद, जैसे फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एट्सेट्रा। सेकंड फंक्शन है एनवायरनमेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट भी करता है, डिकम्पोजिशन और बायोडिग्रेडेशन के थ्रू। थर्ड फंक्शन, एनवायरनमेंट अर्थ पे लाइफ सस्टेन करने में भी हेल्प करता है थ्रू जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, स्पीसीज इवॉल्व होती हैं टाइम के साथ एंड अडॉप्ट करती हैं अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। फोर्थ फंक्शन है एनवायरनमेंट हमें नेचुरल ब्यूटी भी प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, बीचेस, केव्स एट्सेट्रा। बट एनवायरनमेंट ये फंक्शंस तब तक ही परफॉर्म कर सकता है जब तक एनवायरनमेंट की कैपेसिटी है, मतलब रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन रेट कम है रिसोर्सेज के रीजनरेशन रेट से, और जो हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट की वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी से कम है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट रिसोर्सेज रीजनरेट नहीं कर पाएगा और वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा तो एनवायरनमेंट लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगा एंड देन अर्थ पे एनवायरनमेंटल क्राइसिस होगा। एंड दुनिया में अभी यही सिचुएशन है एनवायरनमेंटल क्राइसिस की। डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया में बढ़ती पॉपुलेशन और डेवलप्ड नेशंस जैसे यूएसए में रिसोर्सेज के ज़्यादा यूज़ से एनवायरनमेंट पे स्ट्रेस पड़ रहा है। बहुत से रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके हैं एंड हम एनवायरनमेंट के एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी से ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी तक जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, उससे एनवायरनमेंट की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। रिवर्स और बाकी पानी के रिसोर्सेज पॉल्यूटेड हो गए हैं और सूख गए हैं, जिसकी वजह से पानी एक इकोनॉमिक गुड बन गया है, यानी कि अब हमें पानी के पैसे देने पड़ते हैं। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन से ये रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं और अब हमें नए रिसोर्सेज ढूंढने के लिए टेक्नोलॉजी और रिसर्च पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। एनवायरनमेंट क्वालिटी ख़राब होने से पानी और हवा की क्वालिटी भी ख़राब हो रही है, जिससे पानी से होने वाली बीमारियां और रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ इंक्रीज़ हो रही हैं। इंडिया में लगभग 70% पानी पॉल्यूटेड है। इन सब के कारण हमारी हेल्थ पर भी ख़राब असर पड़ रहा है और फिर हेल्थ ठीक करने के लिए हॉस्पिटल के खर्चे इंक्रीज़ हो रहे हैं। एंड देन ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन जैसे इशू भी हैं, जिनको मैनेज करने में गवर्नमेंट को फंड्स कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, जो कि फाइनेंशियल बर्डन है गवर्नमेंट पे। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर के एवरेज टेम्परेचर में ग्रेजुअल इंक्रीज़ होना ग्रीन हाउसेस गैसेस के कारण। ह्यूमन एक्टिविटी ग्लोबल वार्मिंग का एक मेन रीज़न है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद फॉसिल फ्यूल्स जलाने से और पेड़ों के काटने से एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज़ हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसेस हीट ऑब्जर्व करती हैं और ट्रैप करके रखती हैं एटमॉस्फेयर में। अगर इन गैसेस का अमाउंट इंक्रीज़ होगा तो अर्थ का सरफेस गर्म होगा। 1750 के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हुआ है 31% से, और मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन 149% इंक्रीज़ हुआ है। पिछले 100 सालों में अर्थ का एटमॉस्फेयर टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हुआ है एंड सी लेवल भी इंक्रीज़ हुआ है कुछ इंचेस से। ग्लोबल वार्मिंग के कुछ लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे पोलर आइस का मेल्ट होना, जैसे सी लेवल राइज होना एंड कोस्टल एरियाज़ में फ्लडिंग, पीने का पानी के सप्लाई में डिसरप्शन जो बर्फ़ के पिघलने पर डिपेंड करते हैं, बहुत से स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के नंबर में इंक्रीज़ होना, ट्रॉपिकल डिजीज़ में इंक्रीज़ होना। ग्लोबल वार्मिंग के इंक्रीज़ होने के बहुत से रीज़न्स हैं, जैसे कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जलाना, इससे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन गैसेस रिलीज़ होती हैं और एटमॉस्फेयर में इनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होता है। पेड़ों का काटना, जिससे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीज़ होती है। कैटल्स का नंबर इंक्रीज़ होना, जिससे डिफॉरेस्टेशन भी होता है। कैटल्स इंक्रीज़ होंगे
तो उनका वेस्ट भी इंक्रीज़ होगा, जिससे मीथेन गैस रिलीज़ होता है। ओजोन डिप्लीशन का मतलब है अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन के अमाउंट में कमी होना। स्ट्रेटोस्फेयर में क्लोरीन और ब्रोमाइन कंपाउंड्स का लेवल इंक्रीज़ होने से ओजोन डिप्लीशन होता है। क्लोरीन और ब्रोमाइन कंपाउंड्स CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से आते हैं, जो कि रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स में एज ए कूलिंग एजेंट यूज़ होता है और फायर एक्सटिंग्विशर्स में एज एरोसिल प्रोपेलेंट्स एंड ब्रोमोफ्लोरोकार्बन यूज़ होता है। ओजोन लेयर का काम होता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अर्थ पे आने से रोकना। ओजोन डिप्लीशन के कारण ज़्यादा UV रेडिएशन अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचाता है। UV रेडिएशन के कारण इंसानों में स्किन कैंसर होता है। UV रेडिएशन फाइटोप्लैंक्टन के प्रोडक्शन को भी कम करता है, जिससे कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को नुकसान होता है। पानी के साथ साथ ज़मीन पे भी होने वाले प्लांट्स को नुकसान होता है UV रेडिएशन से। 1979 से 1990 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 5% रिडक्शन हुआ है ओजोन लेयर में। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पास किया गया था, जिसमें उन केमिकल्स के यूज़ को बैन किया गया जिससे ओजोन डिप्लीशन होता है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोइथेन और ब्रोमाइन कंपाउंड्स, जिसे हेलोन्स भी बोलते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पिछले 100 सालों में ही हुआ है, उससे पहले नहीं था, और अगर हाँ तो ऐसा क्यों? सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ था, जब ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की डिमांड कम थी सप्लाई से। कॉन्सिक्वेंटली पोल्यूशन मैनेजेबल था और रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन रेट कम था रीजनरेशन रेट से, तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स नहीं थी। बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद और पॉपुलेशन में इंक्रीज़ होने से एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की डिमांड भी इंक्रीज़ हुई एंड सप्लाई से ज़्यादा डिमांड हो गई। रिसोर्सेज का कंजम्पशन और एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो गया रिसोर्सेज के रीजनरेशन से, एंड ये इशू हम आज भी फेस कर रहे हैं। एंड इन वजहों से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे वेस्ट जनरेशन और पोल्यूशन आज क्रिटिकल इशू बन गए हैं।